इस हवाले से कल यहाँ कोयटा में महंगाई के खिलाफ पीडीएम की क़यादत में एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा, एक बड़ी रैली निकाली जाएगी और अपने इस मौक़िफ़ को उजागर किया जाएगा कि इस वक्त पूरी कौम को एक नाजायज़ और चोरी करदा वोट की बुनियाद पर हुक्मरानों के साथ मुकाबला है और पीडीएम इस हवाले से वो सियासी क़यादत है जो इस इंतहाई नाजुक माहौल में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हमने कौम को तन्हाई का एहसास नहीं दिलाना, हमने उसको ये एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और कौम के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ना ये अपना फरीज़ा भी समझते हैं और इसे अपनी सादत भी समझते हैं। बीस नवंबर को पेशावर में इसी तरह का एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा और वहाँ पर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसमें शरीक होंगे, पेशावर के अवाम उसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब मुजाहरा करार दिया जाएगा। हम आज कौम को ये भी बतला देना चाहते हैं कि नाजायज हुक्मरान और धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपनी जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सीना सिपर होकर उसका मुकाबला कर रही है। असेंबली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कानून साजी में शिकस्त भी दे चुकी है और मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आज जब दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है और ये सिर्फ अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनका। मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा महंगाई के खिलाफ कल कोयटा में एहतजाज मुजाहिरा होगा, पीडीएम कौम के हुकूक की जंग लड़ेगी। आपको बता रहे हैं सरबराह यूआईफे मौलाना फजलुर रहमान कोयटा में मौजूद हैं और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम कौम के हुकूक की जंग लड़ेगी, महंगाई के खिलाफ कल कोयटा में एहतजाज मुजाहिरा होगा। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर और हुकूमत मुखालिफ लाहे अमर तरतीब दिया है, जिसके पेश नज़र एहतजाजी मुजाहिरों को शक्ल दी जाएगी और महंगाई के खिलाफ कल कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। सरबराह यूआईफे मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उन्होंने हुकूमत मुखालिफ लाएअमल के मुतालिक अवाम को एतमाद में लिया है और उनकी जानिब से बताया गया कि पीडीएम कौम के हुकूक की जंग लड़ेगी और पीडीएम की जानिब से कल कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। 30 नवंबर से पहले करना है।
نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارا ملک ہے، اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں۔ ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے، یہ ناگزیر امر ہے، اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے، اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات، اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں۔
क्या फ़र्क है दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्क में? कौन हाकिम है यहाँ का? नादीदा क़ुव्वत मुल्क के हाकिम हैं या आइन और कानून की रोशनी में काम करने वाली क़ुव्वतें वो मुल्क के मालिक हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में इज़्तिराब पाया जा रहा है, तशवीश पाई जा रही है, और हम एक मुतमईन और इस तरह से पाक एक सोसाइटी चाहते हैं, एक मुआशरा चाहते हैं जहां हर इंसान अपने हकूक़ के हवाले से मुतमईन हो, और इस पर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि अपने नए मुस्तक़बिल को हम तराश सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम का जो बयान है वो अदालत में खुद एक सवाल निशान है। तो क्या अभी आप तवक्को रखते हैं कि जब अदालत में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये चीज़ें अदालत के ऊपर ऐसे दाग डाल रहे हैं कि जिससे माजी के तमाम फैसले मशकूक हो जाते हैं, लेकिन ताहम हम फिर भी उसूल का रास्ता नहीं छोड़ते। हम अब भी समझते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सकें, इसके अवामिल को समझ सकें। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है, तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इससे तो काम नहीं चलेगा जी। मौलाना साहब की बात की, यहाँ पर दो जो है नौजवानों को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अस्टल सफा किया गया है। इस हवाले से तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी हो गए। कल के एहतजाज के एजेंडे में ये भी शामिल है। देखिए, हम इंसानी हुकूक की बात ज़रूर करेंगे, और ये पूरे मुल्क में है। हज़रत तालीमी इदारों से लोगों को उठाया जाता है, दीनी मदारस से उठाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से उठाया जाता है। अगर वाकई कोई नौजवान इस किस्म के किसी अमल में मुलव्वस है कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी नज़र में वो जुर्म है, लेकिन उस जुर्म से निमटने के लिए आईन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जबरी तौर पर ये क्या मालूम कि आपने किसको सजा दी और कैसे सजा दी। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा, ये तीसरा चौथा जज है जो हल्फिया तौर पर इस तरह की बात कर रहा है। हम उसूल का रास्ता नहीं छोड़ते। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि बादशाहत और आमिरों के मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं। देखिए, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ, और आप भी शायद यही चाहते हैं कि मैं वो बात करूँ कि हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। अपाहज हुकूमत और सहारे से चलने वाली हुकूमत, ये हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। स्कूल, मदरसा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से असातिज़ा और तलबा को उठाया जाता है। मट्टी पाव से काम नहीं चलेगा। हम उसूल का रास्ता नहीं छोड़ते। नादीदा क़ुव्वतें इस मुल्क में हुक्मरान हैं या जमहूरियत की हुक्मरानी है। बादशाहत और आमिरों के मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं। लापता अफराद के वालिदैन के रो रो कर आंसू ख़त्म हो गए हैं। हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। मौलाना साहब, हुकूमत कह रहे हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में ये जो आपका एक एहतजाजी मरहला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई लायामल होगा कौमी असेंबली में या सेनेट में? कोई तब्दीली के हवाले से? ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो है उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं,
और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत, और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। मौलाना साहब, ये हुकूमत ने ऐलान किया जो गैस है, सब्जियां आ रही हैं, इसके बाद फिर शाम मिलेगी। दूसरी तरफ शौकत अजीज ने कल कहा है कि बिजली मौखर मिकदार में मौजूद, आप बिजली में गुजारा करें, तो क्या कहते हैं? हजरत, इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला, और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाजार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है जी। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाजार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे, तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाजार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैरसगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है, इस पर तो बात ही नहीं हुई। मौलाना साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया, लेकिन खबरें या सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के होते हुए हमें पेट्रोल, चीनी, आटा सस्ता नहीं मिल सकता। कल जो इजलास हुआ उसमें साबित करने की कोशिश की गई कि हम एक हैं। यानी इसका माना है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देते। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं। इसी बदहाली की वजह से एक आदमी कराह रहा है, चरपाई पर है, वो कहते हैं मेरा इलाज करो, और अगर वो चीख रहा है तो आप कहते हैं जी आप अपने इलाज को और मुश्किल बना रहे हैं। एक बेवकूफ़ी और हमाकत वाली हुकूमत है। इनके यहाँ जहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई फ़लसफ़ा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपकी मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिरों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क पे रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं। हम भी तो इसी बाजार से जाकर ख़रीदते हैं और इसी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पहले कहा था। तो थोड़ा सा इन मिस्किनों गरीबों की बात को भी समझ लिया करें कि गरीब मुल्ला के अज़ाब पर कलमा भी पढ़ लिया करो। जी, हमारे राब्तों का माना ये होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुल्क के अंदर, उन्हीं के आने का इशू है। वो फैसला उन्होंने खुद करना है, जब वो तशरीफ लाए। लेकिन आजकल दुनिया जो है वाबस्ता है। हमने कल भी जूम पर मीटिंगें की हैं, हम ऐसे आपस में बैठे रहे जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने सुन रहे हैं। मौलाना साहब, असद उमर का कहना है कि अगर अपोजिशन वाले यहाँ पर आए इस्लामाबाद में तो उनके साथ यह होगा, लाठीचार्ज होगा, उन पर तशद्दुद होगा, तो क्या तो इसके बाद आप लोगों का है प्रोग्राम? बढ़ के न मारा करें, हमें बढ़ के मालूम है कि किन बड़कों के लोग हैं। अगर अपोजिशन ने फैसला किया कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, फिर क्या करोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? लेकिन बलूचिस्तान में तो इत्तेहादी बन के उनको और सहारा दिया। क्या बलूचिस्तान में अपोजिशन ने बाप पार्टी के मुखालिफ ग्रुप को सहारा दे के उसको आगे लाए? बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र
ज़ाहिर है जी मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। जब ज़ाहिरी साहब की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में बैठे थे, और अपोजिशन हुकूमत सारी आकर अपोजिशन में बैठ जाए तो फिर मैंने क्या कर रहा है मुझे बताओ उस वक्त। फिर जब सारी हुकूमत अपोजिशन में आ जाए और मैं पहले से अपोजिशन में हूँ, और मैं उस वक्त भी लीडर अपोजिशन था और मैं आज भी लीडर अपोजिशन हूँ, और मेरे दामन में आकर गिर जाए सारे, तो फिर हमने तो उसी के मुताबिक फैसले करने होते हैं। वो ना आते तो हमने कोई दरख्वास्त नहीं की थी उनसे। पोजीशन अपना कैंडिडेट भी तो ला सकती थी सीएम शिप के लिए यहाँ पे, जब साहब आपकी टोली में आ गए। देखिए, हमने चूंकि हुकूमत में न आने का फैसला किया था, हमने अपोजिशन में बरकरार रहने का फैसला किया था, हमने बावजूद इस सारी सूरत हाल की तब्दीली के उनकी हुकूमत में शामिल न होने का फैसला किया था। उस उसूल पर हम कायम रहे हैं जी, हम अपने उसूल से नहीं हटते। पंजाब की हुकूमत गिराने में बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार है, इसमें कहा था कि क्या कभी आप लोगों ने एहतजाज किया है कि पंजाब की हुकूमत गिराएगी? पंजाब की हुकूमत गिराने से पहले ये सोचे कि मुतबादल क्या है, तो अगर मुतबादल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें को सियासतदानों पे ज़रा छोड़ दें, हम लोग ठीक ठाक फैसले करते हैं, सब कुछ बड़ा हिसाब किताब ठीक रखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका जी। साबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत में न आने का फैसला किया था, इसलिए बलूचिस्तान में हम अपोजिशन में ही हैं।